कि इस झूठ और मुनाफिकत की वजह से आज आपने देखा कि टर्नआउट कम रहा। और मेरी जहां जहां हमारे उम्मीदवारों से बात हुई या हमारी जो इत्तेहादी पार्टी उनसे बात हुई, वो मुतमईन नजर आए और उनका कहना यह था कि इक्का दुक्का वाकयात ज़रूर हुए हैं। शजरा मनसब साहिबा आपको ननकाना में नजर आई कि वहाँ पे कैंप पर हमला किया गया, मगर हालात अंडर कंट्रोल हैं। वो मुतमईन है कि हमने जितने भी धड़ों को कांटेक्ट किया है, हमारे जो मकामी यूनियन काउंसिल के लेवल पे चेयरमैन हैं वो निकले हैं, उनके साथ लोग निकले हैं, वोट कास्ट हो रहे हैं। यही सूरत हाल शरकपुर में है। राणा तनवीर साहब से हमारा राब्ता है, हमारे कंट्रोल रूम के मेंबरान यहाँ बैठे हैं, राइट और लेफ्ट पे आप देख सकते हैं। और भावन नगर चिश्तिया में भी बड़े अच्छे हालात हैं। खानेवाल में बहुत ज़्यादा सरकारी असर रसूख इस्तेमाल किया गया, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, उसके बावजूद अल्लाह ताला का बड़ा फजल है कि हमारा उम्मीदवार अच्छा जा रहा है। और मुल्तान के अंदर मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ गिलानी साहिबान को कि जिस तरीके से उन्होंने एक ऐसी जमात जो मरूसी सियासत को गाली समझती थी, जो मरूसी सियासत को एक लानत करार देती थी और इस बात पे खड़ी हुई थी कि मरूसी सियासत जो है वो इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए, तो आज जब आप मरूसी सियासत को गाली देते हैं, मरूसी सियासत के खिलाफ बात करते हैं, तो आज किस मुंह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जो कि खुद एक सीट पे एमएनए हैं, एमपीए की सीट अपने बेटे को लड़ाई है, एमएनए की आज की सीट जो लड़ने जा रही है वो उनकी साहबजादी लड़ने जा रही है, तो क्या आपके बच्चों के अलावा मुल्तान में और कोई काबिल आदमी नहीं था जिसको टिकट दी जा सकती? और ये जो फैमिली कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है मियाँ बीबी बच्चे समेत वाली एमबीबीएस की, तो ये क्या रिवायत है? आपका लीडर गाली देता है, उस गाली को आप पूरा करते हैं कि पूरा कुंभा इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। तो इसका मकसद क्या है? हमने तो कभी मरूसी सियासत को गाली नहीं दी। हम फैमिली वैल्यूज में बिलीव करने वाले लोग हैं। हम बिलीव करते हैं कि ये साउथ एशियन पॉलिटिक्स है। जब एक शख्स सफर करता है, जेल काटता है, जिला वतनी काटता है, कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त करता है, मुश्किलें काटता है, वो अकेला नहीं होता। उसकी बीवी, बच्चे, उसका खानदान, और खातून हो तो उसका मियाँ, उसके बच्चे, वो सफर करते हैं। तो जब मुश्किल टाइम पॉलिटिक्स में आए और आप सफर करें, तो क्या आपकी फैमिली का हक नहीं होता कि जब अच्छा टाइम आए तो उनको मौका दिया जाए कि उन्होंने जिंदगी में जो कठिन दिन गुजारे हैं वो भी उसमें हिस्सा ले सकें? तो हम तो इस बात के पैरोकार हैं, इस बात में बिलीव करते हैं। आपने गाली दी मरूसी सियासत को, और आज एक और तजाद, एक और मुनाफिकत कि पूरी फैमिली इलेक्शन में खड़ी होगी। तो इसके क्या तुक है, क्या मंतक है? यानी आज जो 8 कौमी असेंबली के इलेक्शन है, 7 में इमरान खान साहब खड़े हैं, 8वीं में शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी खड़ी है। मैं क्या कहूं कि तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये वो जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इससे बड़ा फ्रॉडिया नहीं देखा, ये बात सच है। इससे बड़ा फ्रॉडिया है भी नहीं कि जो बंद कमरों में और बात करता है और अवाम को बेवकूफ बनाता है बाहर आकर। तो मैं समझता हूं कि ये लोगों को समझ आ गई है कि ये पीटीआई ने इलेक्शन संजीदगी से नहीं लड़ा, दिल से नहीं लड़ा, क्योंकि वो इसको रेफरेंडम बनाना चाहते थे। क्योंकि पहले भी परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में पोलिंग एजेंट यही थे, तो आज इन्होंने रेफरेंडम क्रिएट करने की कोशिश की है जो अब तक नाकाम रहा है। तो हम पर उम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, एएनपी के उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, हमारे जहां जहां इत्तेहादी खड़े हैं, जेयूआईएफ के उम्मीदवार, वो इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे और इस झूठ की सियासत को, बहतान तराशी की सियासत को, इल्ज़ाम तराशी की सियासत को, मुनाफिकत की सियासत को, इस फ्रॉडिये को आज इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से शिकस्त फाश होगी। और इनके अपने लोग अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी वोटर लिस्टों पे एतराज़ है। फ़ारूक हबीब बहुत सियाना आदमी है, हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स इकट्ठे की, मैं बड़े अरसे से उसको जानता हूँ। उसने आज आके पहले ही कह दिया जी वोटर लिस्टें ख़राब हैं, जी इलेक्शन में फ़लाँ जगह मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये हारा हुआ शख्स सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो इलेक्शन के अंदर कहता है कि जी फ़लाँ जगह धांधली हो गई, फ़लाँ लिस्ट ठीक नहीं है, फ़लाँ जगह इलेक्शन ख़राब हो रहा है। कोई क्रेडिबल बात नहीं की कि सिलसिला नंबर इतने से लेके सिलसिला नंबर इतने तक फ़लाँ वोटर लिस्ट, फ़लाँ पोलिंग स्टेशन में ये नाम गायब हैं, या खुदा ना खास्ता को लोग जो फौत हो गए उनके नाम शामिल हैं। ये शिकायत आती है अमूमी तौर पर। सिर्फ कहा कि जी लिस्टों पर एतराज़ है, क्योंकि उसको नज़र आ रहा था कि मैंने इमरान खान को शाम को जवाब देना, तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो इसलिए पहले से ही एतराज़ उठा दो
कि अगर कोई पूछे तो कहना जी वो इलेक्शन कमीशन की गलती थी, वो सुबह आपको कहा था कि वोटर लिस्टों में खराबी है। कोई खराबी नहीं वोटर लिस्टों में, अगर है तो उसकी निशानदेही करें। इलेक्शन कमीशन भी इसकी तरदीद कर चुका है। तो ये हक और बातिल की जंग है, ये झूठ और सच का मुकाबला है कि जो शख्स अपनी नाकामी को कभी बैनुल अक़वामी साजिश कहता है, कभी पाकिस्तान के इदारों को गालियां देता है, कभी कहता है खेलना है, कभी कहता है झूठे मिनट्स लिख दो, कभी कहता है एमएनएस खरीद लिए। ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान की रियासत नहीं अपनी सियासत को तरजीह दी है। और आज भी इदारों के खिलाफ जो महाजा रही है, जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, काबिल मजम्मत हैं। वो इदारे जो पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफिज हैं, वो इदारे जो पाकिस्तान की आइन की बालादस्ती के लिए काम करते हैं, आप फौज को भी गालियां देते हैं, अदलिया को भी देते हैं, और आपको शर्म भी नहीं आती कि आप कि अपने करतूत क्या हैं। यानी फराह गोगी आज भी दुबई में है, आपने पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल ना किया, घड़ियां बेच दी। आपने बीआरटी पेशावर में जो किया सबके सामने है, 190 मिलियन पाउंड का जो डाका मारा वो सबके सामने है। फॉरेन फंडिंग का केस सबके सामने है, अब उसकी तहकीकात हो रही हैं, उसमें गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, पर्चे भी हो रहे हैं। तो आपने जो आरिफ नकवी से पैसे मंगवाए थे, उसमें आपका क्या, उसका जवाब क्या है, और उसमें आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है कि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है जो बाहर जेल में है, अमेरिका में वांटेड है, यूके में गिरफ्तार है, वो आपके अकाउंट में मिलियंस ऑफ पाउंड्स भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? और वो वुटन क्रिकेट क्लब से जो पैसे आए हैं और आपने जाती इस्तेमाल में आप लेके आए हैं और आपने डिक्लेयर नहीं किए हुए, तोशा खाना के आपने पैसे गिफ्ट भेज के डिक्लेयर नहीं किए हुए, तो ये सारी बातें क्या इसकी जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है? एस्टेब्लिशमेंट ने आपको कहा था कि गोगी चोरियां करे, यहां पे गोगी डाके डाले। जब गोगी और उसकी सारी जो कंपनीज थी यहां पे, जो उसके साथ लोग शामिल थे, वो जब डाके डाल रहे थे, तब तो आपने नहीं कहा कि मैं बड़ा बेइख्तियार हूं, इख्तियार किसी और के पास है, मेरे पास इख्तियार नहीं है। आपके पास अगर इख्तियार ना होता तो गोगी एक पाई का डाका नहीं मार सकती थी इस मुल्क के अंदर। आपके पास इख्तियार था, आपके पास इख्तिदार था, तो आपने गोगी को ये डाके मरवाए हैं, आपने पैसे कमाए हैं, आपने फ्रॉड किए हैं, आपने गबन किए हैं, आपने बाहर से इलीगल पैसे मंगवाए हैं, आपने आटा, चीनी, बीआरटी, क्या किस किस स्कैंडल का मैं नाम लूं, ये इख्तिदार के बगैर ही सारे पैसे कमा लिए। इख्तिदार का इससे कोई लेना देना नहीं था कि मेरे पास इख्तियार नहीं था। ये नया झूठ सुन लें, इख्तियार किसी और का था, मैं तो सिर्फ डमी था। तो भाई घर चले जाते। और अभी भी डिमांड है कि इलेक्शन कॉल किए जाएं। मैं चैलेंज करता हूं, आप आज पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ दें, कल इलेक्शन हो जाएगा। ये कौन सा मुश्किल काम है? खुद खौफ में मुब्तला हैं, डर में मुब्तला हैं कि पंजाब में भी हुकूमत करनी है, क्योंकि हेलीकॉप्टर पे सैरों का बहुत मजा आता है। पंजाब का हेलीकॉप्टर जलसों में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये इलेक्शन की अगर इनकी डिमांड है तो ये इनको चाहिए ना कि खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की हुकूमत डिसॉल्व कर दें, खुद ही इलेक्शन हो जाएगा। मगर ये मुनाफिकत है जिस वजह से आज आधी असेंबलियों से इस्तीफे हैं, आदियों में बैठे हैं, इलेक्शन का मुतालबा है, लड़ जिमनी रहे हैं, टर्नआउट है नहीं। तो ये इख्तिदार भी आपका था, इख्तियार भी आपका था, लूटमार भी आपने की है, और जवाबदेह भी आप ही को होना पड़ेगा इंशाल्लाह। लोगों के साथ मजाक और ये कब्जा ग्रुप जो है जी, कब्जा ग्रुप के ऊपर और कब्जे देखें, ये जो कब्जा ग्रुप है और जिस तरह ये आप भी बात कर रहे हैं, हर जगह कब्जे हो रहे हैं, जिम्मेदारों से मीनें छीन रहे हैं। अभी लाहौर में एक वाकया हुआ है, उधर पुलिस ने मावनत की है, हफ्ते वाले दिन जाके एक प्लाजा गिरा दिया। अब उस पर कब्जा करने की पुलिस के जरिए कोशिश की जा रही है। और मुझे पता है इस बात का, मोने सलाई साहब ने 2 मीटिंग्स की हैं जिसमें एसपी मॉडल टाउन मौजूद थे, जिसमें एलडीए के ऑफिशियल मौजूद थे। तो क्या मोने सलाई का काम है एंटी इंक्रोचमेंट करना? अगर फर्ज करें एंटी इंक्रोचमेंट है भी, क्या ये फैसले मजाज अथॉरिटी को नहीं करने चाहिए? होता यह है कि कोई बंदा आता है, वो कहता है जी इस पर मेरा कब्जा करा दे, इतना कमीशन आप ले लें। तो ये इस तरह मामला चलेगा नहीं। देखिए, एंटी करप्शन के 4 डीजीज चेंज हुए।
राणा जब्बार को चेंज किया गया, राय मंजूर नासिर को चेंज किया गया, शरियार सुल्तान को चेंज किया गया, कैप्टन असद को चेंज किया गया। 5वें डीजी एंटी करप्शन नदीम सरवर अब आए हैं और मैं उन्हें भी कहूंगा कि नदीम साहब, हाथियों की लड़ाई में घास पिसता, ये काम ना करें। अच्छा तार साहब, ये सियासी मुखालफत पे काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें इदारे मुलव्वस अदालत में शुरू हो रहे हैं, मुसलसल FIR भी हो रही हैं और ये बड़ी ओपन सीक्रेट है कि इदारे जिस तरह मुलव्वस हैं। ये बताइए कि आप लोगों की लड़ाई जो सियासी है, इसमें इदारों को कब निकालेंगे और ये क्या इसके लिए कोई प्रॉपर आप फेडरल में बैठ के कोई हिकमत अमली कर रहे हैं जिससे कि इदारा तो कम अज़ कम हमें न्यूट्रल नजर आए? अगर आप इससे महफूज हैं तो आम आदमी का क्या हाल है? देखिए, बात यह है कि जो तहकीकाती इदारे ना, मैं उस तरफ पहले बात कर लूँ। FIA हो गया, एंटी करप्शन हो गई, LDA हो गया, इस तरह के जो इदारे, मैं पहले उनकी बात करूँ। हमारे पे इस वक्त इल्ज़ाम क्या है कि जी आप खान साहब पे FIR नहीं देते, आप खान साहब को गिरफ्तार नहीं करते, आप उनकी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार नहीं करते, क्योंकि हमारे में और उनमें फ़र्क है। वो सुबह फ़ोन करते थे, शाम को हेरोइन डाल देते थे। वो सुबह फ़ोन करते थे, शाम को किसी फ्रिवलस केस में नेशनल असेंबली के अपोजिशन लीडर को बंद कर देते थे, सदर जमात को। हमारे में फ़र्क ये है कि हमारे पास जो तहकीकाती इदारे चीज़ लेके आते हैं, उसकी तहकीक होती है, तफ्तीश होती है, इसका पूरा प्रोसेस है। आज शहजाद अकबर की तरह हम भी चाहें तो कागज़ों के पलंदे यहाँ रख के उसको लहरा भी सकते हैं, 2-2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, पर्चे भी दर्ज करके लोगों को जेल भी भेज सकते हैं। मगर ये काम ना हमें जेब देता, ना हमें करना चाहिए। हमारे पास जो मेरिट पे मामला आता है उसको ज़रूर देखते हैं, और हमारे पे ये तनकीद हो रही है कि जी आप लोग बस बातें करते हैं, एक्शन कोई नहीं लेते। आपने इल्ज़ाम लगाया जी, आपने एक्शन कोई नहीं लिया। तो देखिए, ये बात अपनी जगह पे है। दूसरा, इदारे जब खुद कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं, तो वो आगे से कहता है कि भाई वो जानवर न्यूट्रल होता है। भाई जानवर तो तुम हो, यानी तुम्हारे से पॉलिटिकल मैनेजमेंट की नहीं गई, अपने MNA स्लिप हो गए। अब क्या अमेरिका ने MNA को कहा था? आप इमेजिन करें ना, राजा रियाज को अमेरिका से फोन आ रहा है कि भाई तू स्लिप हो जा, तू इमरान खान को छोड़ दे, तू दूसरी पार्टी में चला जा, अमेरिकी साजिश जी। या आप सोच सकते हैं कि कोई और इदारा उनको फोन करके कह रहा है भी इसको छोड़ दो। हमारी पार्टी में लोग मौजूद हैं, डटे रहे हैं, खड़े रहे हैं, आज भी खड़े हैं। तो ये कोई बात नहीं है। आपसे पॉलिटिकल मैनेजमेंट आपने किया क्या? आपने अलीम खान पे पर्चा दिया, आपने जहांगीर तरीन और उसकी बेटियों पे पर्चा दिया। आपके पास 2 सियासी समझ बूझ रखने वाले लोग थे, राइट और लेफ्ट। जितनी ज्वाइनिंग्स होती थी ये 2 कराते थे, सियासी मामलात में मुशावरत ये करते थे। एक की तरफ फवाद डब्बू आ गया, दूसरी की तरफ शहबाज गिल आ गया, तो उसका यही अंजाम होना था जो हुआ, कि उनका सियासी लोगों से कोई अच्छा राब्ता या ताल्लुक नहीं था। लोगों के रूट्स होते हैं, लोग बाप दादा के ज़माने से सियासत कर रहे हैं, उनके हल्के हैं, उनकी कोई वहाँ पे एक फेस वैल्यू है। आप हर किसी से 2 उंगलियां मिलाते हैं, आपको नाम नहीं पता, कान में पूछते हैं इसका नाम क्या जो आया है। तो जो आपको लोगों का पता नहीं है, लोगों की पहचान नहीं है, तो पॉलिटिकल फेलियर का इल्ज़ाम अमेरिका को दें या फौज को दें, सबसे बड़े फेलियर आप खुद हैं। देखिए नहीं, मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादती की गई है हाफिज़ाबाद के साथ। हाफिज़ाबाद गुजरांवाला से वहाँ पे 1 घंटा लगता है, और आपने हाफिज़ाबाद को गुजरात के साथ अटैच कर दिया, जो कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री भी नहीं मिलती। अब मेरी अपनी तहसील वज़ीराबाद है, मेरा वज़ीराबाद से ताल्लुक़ है, हम वहाँ से इलेक्शन भी लड़ते हैं। मेरा छोटा भाई वज़ीराबाद से MPA भी है, हमारा गाँव भी वज़ीराबाद में। वज़ीराबाद ज़िला बनना चाहिए था, मगर हमारा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। हमें गुजरांवाला 15 मिनट लगते हैं, गुजरात हमें 50 मिनट लगते हैं। तो ये समझ नहीं आई कि वज़ीराबाद को गुजरात के साथ अटैच क्यों किया गया। कहने वाले ये कहते हैं, मैं इसको 100% कन्फर्म नहीं करा, मगर कुंजा जहाँ पे गुजरात का डिविजनल हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है, उसके इर्द गिर्द तमाम ज़राई ज़मीन मोनसलाई साहब ने खरीदी हुई है। वो वेट कर रहे हैं कि डिविजनल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ज़मीन की कीमत ऊपर जाएगी, मैं इसको बेच दूंगा। मोनसलाई जितने बड़े बड़े फ्रॉड और डाके पंजाब में मार रहा है, ये तारीख में कभी नहीं मारे गए। स्याह तरीन दौर है कि जिसमें ये शख्स अपने बाप के इक़्तिदार को उसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है। और आप चेक कर लें पंजाब में कि वो इर्द गिर्द ज़मीन किसने खरीदी है, इसके सारे फ्रंटमैन वहाँ बैठे हैं। तो ये ज़िलों की तकसीम देखें, जब ज़िला बनता है क्या होता है,
आप ज़िले के वसाइल देखते हैं, आप उसकी सॉइल टेस्टिंग करते हैं, उसको देखते हैं कितने दरिया लगते हैं, उसके वाटर रिसोर्सेज क्या हैं, आप R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पूरी स्टडी करते हैं, और उस स्टडी के बाद ज़िला कई हफ्तों पर, महीनों पर मुहित स्टडी के बाद बनाया जाता है। इधर गुजरात की ज़िला काउंसिल है, हाँ ज़िला बना दो। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप एक फ़ोन उठाएं। और मैं हैरान हूँ कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पढ़ा लिखा अफसर है, ठीक ठाक अफसर है, वो ज़ाती गुलाम से भी बदतर इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि आप एक इम्तहान दे के आए हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के आप अफसर हैं, और आप एक फ़ोन आता है तो आपकी कान पे टांग जाती हैं कि आप फ़ोन आता है डिवीज़न बना दो, शाम को डिवीज़न बन गया, फ़ोन आता है ज़िला बना दो, शाम को ज़िला बन गया। कोटअद्दू वालों के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कोटअद्दू को क्यों ज़िला बनाया गया, हमें वज़ीराबाद को गुजरात के साथ क्यों लगाया गया, हमारी कोई चीज़ नहीं मिलती। हमारा जो सेंटर है वो गुजरांवाला है, और सिर्फ ज़ाती पसंद नापसंद पे कि जी हम गुजरात के हैं तो इधर हाफिज़ाबाद लगा दो, इधर वज़ीराबाद लगा दो, उधर से बाकी अजला को मिक्स कर दो, तो ये मंडी भाउद्दीन को मिक्स कर दो और ये गुजरात को डिवीज़न बना दो, क्योंकि मुन्ना सलाई ने वहाँ पे ज़मीनों का कारोबार करना है। हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले में भी कमिश्नर बैठे। कल को कोई बंदा उठेगा, वो कहेगा जी नारोवाल में भी कमिश्नर बैठना चाहिए, मैं नारोवाल से हूँ, उधर भी कमिश्नर बिठाएंगे। कहाँ कहाँ कमिश्नर बिठाएंगे? आपने 9 से 10 डिवीज़न कर दिए, 36 से 41 अजला कर दिए, कल को आप 100 कर देंगे क्योंकि आपके मन में आया है और बादशाह सलामत का दिल किया है। 5 अरब रुपए से 300 गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। 32 करोड़ के अपनी गाड़ी में नए टायर डलवाए गए हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, जो सेशन खत्म ही नहीं किया। जून में जो पंजाब असेंबली का सेशन शुरू हुआ था, आप तो कवर करते सेशन को, आज तक जारी है, क्योंकि डर यह है कि मैंने आज सेशन खत्म किया, सुबह गवर्नर एतमाद के वोट का कहा तो मेरे से 186 वोट पूरे नहीं होने। 1-1 करोड़ रुपया डेली जा रहा है ऑनरेबल एमपीएस की, टीएडीए की मद में, तनख्वाहों की मद में, मगर वो सरकार का खर्चा बर्दाश्त है, मगर वो एतमाद का वोट लेना बर्दाश्त नहीं है। तो ये देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्दी एक्सपोज होंगे और इनकी हुकूमत का बहुत जल्दी खात्मा होगा। हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन, जो हमजा शहबाज साहब की रिव्यू पिटिशन थी, वो दायर कर दी है, और हम चाहेंगे कि वो जल्द अज जल्द लगे ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। देखिए, राना साहब के अरेस्ट वारंट को कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है। मुशावरत करेंगे कि उन्होंने शामिल तफ्तीश होना है कि नहीं होना। मेरे पे जो पर्चा था और 12 MPS पे हम शामिल तफ्तीश भी हुए थे। मैं खुद जाके किला गुजर सिंह में पेश हुआ था, हमारी बेलें कन्फर्म हो गई हुई हैं, उस मुकदमे में आगे कोई पेशरफ नहीं है, मैं अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा आया हूँ। अब अगर कोई झूठा मुकदमा बनाना चाहें, और अब पता नहीं मेरे खिलाफ क्या आता है, कोई टूटी चोरी का, कोई इस तरह का मुकदमा बनाएंगे, ज़रूर बनाएं, क्योंकि मेरे बुजुर्गों के बहुत एहसानात हैं परवेज़ इलाही पे। उन पर 2-3 दफ़ा मुश्किल टाइम आया था, मैं ये बातें करता नहीं होता, मगर परवेज़ साहब को आदत है ना, कोई MPA खड़ा हो, याद है तू अंदर होया सी, मैं तेरे प्रोटेक्शन ऑर्डर कीते सी, तुम फलां जगह फंसे थे, मैंने तुम्हारा फ़ोन किया था। तो ये 4-5 जगह फंसे थे, हमारे बुजुर्गों ने इनकी बड़ी इमदाद उस वक्त की हुई है। तो मैं इनसे तवक्को रखता हूँ कि ये जितनी इंतकामिया कार्रवाई कर सकते हैं कर लें मेरे खिलाफ, मगर इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि मैं इनके सामने खड़ा हूँगा और इनको एक्सपोज भी करूँगा। और ये इक़्तिदार सदा नहीं रहता परवेज़ इलाही का, मैं आपको बता दूँ, ये इसके दिन गिने जा चुके हैं। और मुकदमा करना है करें, पेश भी होंगे, अदालतों के सामने भी खड़े होंगे, जो ये कर सकते हैं कर लें इंशाल्लाह। ना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना पीछे हटने वाले हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा बिल्कुल शामिल तफ्तीश होना चाहती हैं, कल उनसे बात हुई थी, और हो सकता है, उसका इम्कान है कि वो शामिल तफ्तीश हो जाएँ। मगर एक इस तरह का पर्चा और एक खातून को इस तरह बुलाना, तो ठीक है, हम भी अलीमा बाजी को नोटिस दे देते हैं, बताएं कि जो उन्होंने बाहर रकम भेजी थी, एमनेस्टी ली हुई है ना, तो आके बताएं कि जी वो जो रकम भेजी थी उसका मनी ट्रेल किधर है। FBR ने जुर्माना किया, सजा माफ नहीं हुई, जुर्म खत्म नहीं हुआ। तो ये खेल खेलना है तो हम बड़ा अच्छा खेल सकते हैं। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की बड़ी क्लियर पॉलिसी है। एक शख्स जिसकी ट्रांसफ़र हो गई,
और जिसने रिपोर्ट नहीं किया, आप फ़र्ज़ करें कि चले गुलाम महमूद डोगर ना हो, कोई डिप्टी सेक्रेटरी इधर लगा हुआ, उस डिप्टी सेक्रेटरी को वफाक कहता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करें, और वो रिपोर्ट नहीं करता, उसका अंजाम क्या होता है? कोई सफाई आप देख लें ना, आज एक सफाई की लाहौर से ननकाना ट्रांसफ़र हो जाती है, ननकाना का DPO कहता है जी 2 महीने हो गए तुमने रिपोर्ट नहीं किया, तो फिर हमारे पास सिफारिशें आती हैं बाद में कि मैंने डिसमिस कर देता गया तो मैंने ज़रा बहाल करा दो। मैं सिर्फ एक मिसाल आपको इसलिए दी कि जब एक सरकारी ऑर्डर की तामील आप नहीं करते तो आपके खिलाफ वो मजाज अथॉरिटी एक्शन ले सकती है जिसकी आपने हुक्म अदूली की है और जिसको आपने जवाज़ के बगैर आप पेश नहीं हुए। तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न मेरा ख्याल है इस पर गौर कर रही है, और 2012 की एक इंक्वायरी भी हमें मौसूल हुई है जिसके अंदर मेजर मुबशर ने और नजम सईद उस वक्त के चेयरमैन CMIT ने इंक्वायरी की थी किसी खातून की ज़मीन पर कब्जे की, वो उसकी भी कोई री इंक्वायरी वो कर रहे हैं। बहरहाल वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जाने और गुलाम महमूद डोगर जाने चाहिए। देखिए, हमारा नारा क्या था, वोट को इज़्ज़त दो। वोट को इज़्ज़त दो का मतलब क्या है कि हर इदारा अपनी आइनी हदूद में रह कर काम करे। हमने कभी भी रेड लाइन क्रॉस नहीं की, कभी भी बदतहजीबी नहीं की, कभी भी एक लिमिट से आगे जाके क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, जो बेजा तनकीद होती है, वो नहीं की। और हमारा एक मौक़िफ़ था, हम उसको दुरुस्त समझते थे कि जी ये मौक़िफ़ हमारा है। जब इदारे कह रहे हैं हम खुद न्यूट्रल हैं, तो उस पर न्यूट्रल होने पे तनकीद तो नहीं बनती। अब हम क्या तनकीद करें? एक इदारा कह रहे हैं हम न्यूट्रल है, हम क्या नहीं, आप नहीं हैं। तो मैं नहीं समझता कि हमने कोई स्टांस चेंज किया है। अब इदारा जब कह रहा है कि हम न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं तो हमें कबूल है, मगर अगर किसी और को वो चुभता है न्यूट्रल का लफ्ज़ तो वो जाने, उनका काम जाने। इस साइड पे ले लें जी, तरह थोड़ा सा 2 सवाल इधर से लेने पड़े। देखिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए कल बिजली जो है वो 4 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती की गई है। पेट्रोल की मौजूदा कीमतें इसलिए बरकरार रखी गई हैं कि आलमी मंडी में थोड़ा सा इसमें इजाफा आया है और हम नहीं चाहते थे कि मज़ीद आवाम पे बोझ डले, तो इसलिए उसको बरकरार रखा गया है। 15 रुपये कमी के बाद आने वाले दिनों में मज़ीद रिलीफ आएगा। हमारी डोनर एजेंसी से, हमारे IMF से, वर्ल्ड बैंक से मामला चल रहे हैं। डार साहब के आते ही रुपया बहुत मुस्तहकम हुआ है और मैं समझता हूँ कि अब इकॉनमी संभलने लग गई है। इंशाल्लाह महीने डेढ़ के अंदर आप देखेंगे कि इसके जो इम्पैक्ट है वो आम आवाम तक, निचली सतह तक पहुँचेगा इंशाल्लाह। आखिरी सवाल जी। डार साहब जो है वो बाहर गए हैं, क्या आपको उम्मीद है कि जो अमेरिका ने बयान दिया है उसके बाद कोई मुज़ाकरात कामयाब होंगे और वो पाकिस्तान के लिए कुछ लेकर आने की पोजीशन में होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन के हवाले से मौक़िफ़ पेश करना ये हमारा हक़ है और हमने जो सुबह से लेके कंट्रोल रूम में कमल लियाकत साहिबा, राबिया फ़ारूकी साहिबा, मंशा भट्ट साहब, नदीम कामरान साहब, रिशान रफ़ीक साहब, रईला खादिम हुसैन साहिबा, हम सुबह से 8 बजे से कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। हमने जो फील्ड से इंफॉर्मेशन गैदर की और आपकी मीडिया स्क्रीन वहाँ पे लगी हैं, जो वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर की और जो महसूस किया, तो मिड डे पे हमारी रिवायत है कि हम मिड डे पे आके मीडिया को एक ब्रीफ किया करते हैं। तो हमारा अब तक का जो एहसासात थे, जो ओपिनियन था, वो हमने आपके सामने रख दिया कि टर्न आउट लो है। टर्न आउट लो होने की वजह भी बता दी, अपनी भी पोजीशन बता दी। अब अल्लाह करे ये रिज़ल्ट में ट्रांसलेट हो, हमें उम्मीद भी है, हम ये समझते हैं कि ये होगा, तो एक राय देना हमारा हक़ है, वो हमने दे दी है। और डार साहब की जहाँ तक बात है, देखिए डार साहब का एक वसी तजर्बा है मईशत के हवाले से, IMF से डीलिंग के हवाले से, और वो डॉलर को भी काबू करना जानते हैं अल्लाह के फजल से। तो डार साहब जब वापस आएंगे तो डॉलर जो 1-2 रुपये ऊपर गया ये भी नीचे मजीद आएगा इंशाल्लाह। जी आरिफ मलिक साहब, लास्ट क्वेश्चन जी। अदनान साहब, देखिए हमेशा सूबों का एक प्रोक्योरमेंट टारगेट होता है कि इतनी गंदम सूबों ने प्रोक्योर करनी है। इस दफ़ा जब गंदम प्रोक्योर हो रही थी तो हमने वो टारगेट अल्लाह के फजल से पूरा किया।
फिर आटे पे 200 रुपये की सब्सिडी दी, आटा वाफिर मकदार में मौजूद था। इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया आके, अब अपने किए पे हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। और सूबों को कभी भी इजाज़त नहीं होती कि वो डायरेक्टली गंदम इंपोर्ट करें। ये लास्ट टाइम कब हुआ है कि किसी सूबे ने गंदम इंपोर्ट की हो? इमरान खान साहब ने फेडरल गवर्नमेंट में होते हुए पहले गंदम एक्सपोर्ट की थी, फिर इंपोर्ट की थी। वफाकी हुकूमत अगर चाहे और वो ये समझे कि गंदम का शॉर्टेज मुल्क में होने जा रहा है, तो ये उसका राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। 18वीं तरमीम में कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैंने जिक्र नहीं देखा। कल को ये कहेंगे जी हमें आप यहाँ पे FBR बना के दें, हमें कस्टम का डिपार्टमेंट बना के दें, हम यहाँ से जो है वो रजाइयाँ बेचना चाहते हैं बाहर गुजरात से बनवा के, तो ये तो मतलब ख्वाहिशें तो लामहदूद है ना। अब एक बंदा आके बैठ के वजारत आला की कुर्सी पे इस लायक नहीं था मगर बैठ गया है, वो कल को कहेगा जी मैंने गुजरात से रजाइयाँ एक्सपोर्ट करनी है, अब क्या करेंगे उसका? ये तो नहीं हो सकता ना कि यहाँ से जहाज़ में डाली और वहाँ पे बाहर भेज दी। इसका एक सिस्टम होता है, ये शायद समझते नहीं है सिस्टम्स को कि उसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बाकायदा एक पॉलिसी होती है मुल्क की, उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं। इस तरह मनमानी आप नहीं कर सकते इसके अंदर। आखिरी सवाल आरिफ मलिक साहब। बैठे हैं फैसला राना साहब कल से फैसलाबाद में मौजूद हैं और उनका भरपूर इस्तकबाल हुआ है। पंजाब में है, मैं भी पंजाब में अल्लाह ताला के फजल से बैठा हूँ। तो एक तो उनके वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो मनसूख हो चुके हैं, और दूसरा मुशीर दाखिला को चाहिए कोई केस भी बता देना कि जिसमें उनको गिरफ्तारी अब उनकी चाहिए, किस केस में वो मतलूब हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया पे आके बड़के मारना, कहना जी पंजाब में एंटर नहीं होने देंगे। पंजाब अल्लाह की फजल से ये सबका पंजाब है, कोई एक पार्टी का पंजाब नहीं है। किसी को कोई रोक नहीं सकता उसकी हदूद में दाखिल होने से। और देखिए अगर ये इन्होंने महाजराई बढ़ाई तो फिर ठीक है, मुशीर दाखिला का भी कोई केस निकल आएगा, वो भी महफूज नहीं रहेंगे, और उसके बाद फिर रिमांड लेते फिरें। तो मैं तो नैब में भी इनके खिलाफ दरखास्त दूंगा अगर ऐसा कोई मामला हुआ जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।